दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं राजस्थान की पॉलिटिकल को लेकर। राजस्थान की पॉलिटिकल की अगर अपन बात करें तो बहुत ज्यादा, जैसे इंडिया की जो पॉलिटिकल उसमें आप संविधान पढ़ते हो, यानी बहुत ज्यादा वो सिलेबस वो हो जाता है। लेकिन राजस्थान की पॉलिटिकल में कुछ 7-8 टॉपिक है। राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है। एक पंचायती राज जो टॉपिक है, जहां से राजस्थान की चाहे आप कोई परीक्षा दो, अगर ग्राम सेवक पटवारी इस प्रकार की आप जो परीक्षा दे रहे हैं वहां तो एक नहीं 3-4 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से लेकर जो भी फैक्ट जुड़े हुए हैं वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको सारी चीजें वो क्लियर होने वाली हैं। तो आज अपन बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है पंचायती राज व्यवस्था। कहीं न कहीं बात है वो व्यवस्था से संबंधित हो रही है, ठीक है। जिस प्रकार से देश में व्यवस्थापिका है, जिसे अपन संसद बोलते हैं व्यवस्थापिका, तो उसी व्यवस्थापिका का छोटा रूप यानी ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपन बोल सकते हैं, वो कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था। इसलिए इसका दूसरा नाम भी है जिसे अपन बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं कि ये व्यवस्था कब स्टार्ट हुई, किसके दिमाग के विचार थे, कौन कौन सी समितियों ने कौन कौन सी सलाह दी, किस प्रकार का संविधान में उल्लेख है या नहीं है, अगर उल्लेख है तो कौन कौन सी बातों का उल्लेख है, वो सारी चीजें आज अपन देखने वाले। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये कोई नई अवधारणा नहीं थी, वैसे चोल वंश से शुरू हुई थी, ठीक है। उस समय भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। उसके बाद में अगर अपने कुछ ताजा ही अगर अपन बात करें, जैसे अंग्रेजों के जमाने की, उस समय लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन 1882 में इसकी थोड़ी बहुत है वो शुरुआत कर देते हैं। कहां से? 1882 में लॉर्ड रिपन, मद्रास से लॉर्ड रिपन 1882 में। महात्मा गांधी, यानी दो प्रकार के दल हुआ करते थे भारत में, एक गरम दल एक नरम दल। जो नरम दल था वो चाहता था कि इस प्रकार की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था है उसका वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है भारत में। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो नरम दल है वो इसके समर्थन में था। कौन कौन से? जैसे दादा भाई नारोजी हो गए, दादा भाई नारोजी, ये क्या थे? इसके समर्थन में थे। इसके अलावा महात्मा गांधी जी, ये भी क्या थे? ये समर्थन में थे। आपको इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ कौन थे, साथ में कौन थे? तो ये तो क्या थे? ये इस चीज का समर्थन किया करते थे। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर थे वो क्या थे? इसका विरोध क्या करते थे कि इस प्रकार की व्यवस्था की कोई जरूरी नहीं है। तो ये भीमराव अंबेडकर की अगर अपन बात करें, ये क्या करते थे? इस चीज का विरोध करते थे, ठीक है। विरोध का मतलब हो सकता है कोई भी चीज, कोई विचार है, ठीक है, वो मेल खाना या नहीं खाना ये कोई जरूरी नहीं है। तो इनके हिसाब से इस प्रकार की व्यवस्था की भारत में कोई जरूरी नहीं थी। उसके बाद में अगर अपन बात करें इनकी, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वो अपन को अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 40 से आप 36 से लेकर जो डीपीएसपी पढ़ते हैं अपन, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। इन नीति निर्देशक तत्वों की खास बात यह है कि ये राज्यों के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं कि जिस प्रकार से मूल अधिकार है वो सभी के लिए लागू करना वो जरूरी है, लेकिन डीपीएसपी ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई राज्य सक्षम है तो इनको लागू कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जब अनुच्छेद 40 में इस प्रकार की व्यवस्था, यानी गांधी जी के जो विचारों को शामिल किया गया अनुच्छेद 40 में, ठीक है। अनुच्छेदों को पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 40 है उसमें कौन सी विचारधारा वो झलकती है, तो कौन सी विचारधारा? गांधीवादी विचारधारा। तो अनुच्छेद 40 में जो डीपीएसपी है, शॉर्टकट में डीपीएसपी में लिख लो, ठीक है। इसमें क्या था? ये क्या है? तो ये भी याद रखना, ये राज्यों के लिए बाध्य नहीं है, राज्यों के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? अब राज्यों के लिए बाध्य नहीं है तो कोई राज्य इसको लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मतलब संवैधानिक मान्यता वो इसको नहीं मिली, ठीक है। अब जब बार बार
यही बात निकल के आ रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में मान्यता वो मिलनी चाहिए। तो मान्यता मिलने क्यों चाहिए, यानी जगह क्यों दिए जाने चाहिए, उसके पीछे तर्क क्या था, जगह क्यों, उसके पीछे कारण था कि लोकतंत्र का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण सबसे, यानी विकेंद्रीकरण, देखो केंद्रीकरण का उल्टा है, विलोम है। केंद्रीकरण का मतलब क्या होना कि एक जगह सेंटर्ड होना, कोई चीज केंद्रित होनी, ठीक है। जिस प्रकार से घर में मुखिया होता है तो पूरी पूरी घर में जो सारी व्यवस्था है उस मुखिया के इर्द गिर्द घूमती है, यानी वो क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया। लेकिन विकेंद्रीकरण क्या हो गया, केंद्रीकरण आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी सारी शक्तियां वो किसी एक में है, ये हो गया केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से आप ले सकते हैं, कोई इधर शक्ति कोई, यानी शक्तियों का विभाजन, ठीक है भाई। लोकतंत्र का पहले क्या था, केंद्रीकरण था, यानी एक जो राज्य सरकार केंद्र सरकार होती थी उनके पास ही क्या था, सारी की सारी शक्तियां थी। तो लोकतंत्र का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, ठीक है। ग्रास रूट तक, ग्रास रूट लेवल तक है वो राजनीति की पहुंच हो, आम जन की उसमें भागीदारी बनी रहे। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण का भी इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि महिलाओं को अगर सशक्त बनाना है तो अपन को इस प्रकार की व्यवस्था का जो संविधान में उल्लेख है वो जरूर होना चाहिए, यानी संवैधानिक मान्यता वो जरूर होनी चाहिए। उसके बाद में दिन आता है शुभ दिन 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, यहीं से पंचायती राज व्यवस्था को है वो पंख लगने शुरू हो गए थे। 2 अक्टूबर 1959 को स्थान है बगदरी गांव, और बगदरी गांव कहाँ है, नागौर में, बगदरी गांव नागौर में। यहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, उस समय देश के क्या थे वो, नेहरू जी क्या थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे नेहरू जी, ठीक है। और उनके कर कमलों से क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था का, यानी पहली पंचायत जो बनी वो बगदरी गांव है, वो पहली ग्राम पंचायत बनी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव नागौर। उस समय अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगर अपन बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया वो राजस्थान के क्या हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं कि जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर के बगदरी गांव से हुई, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं। उसके बाद में 9 दिन बाद में 11 अक्टूबर 1959 को दूसरी जो ग्राम पंचायत है वो बनी महबूब नगर, यानी यहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। महबूब नगर जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पहली तो बगदरी गांव हो गया, हो सकता है कोई दूसरी पूछ रहे, क्योंकि पहली तो सभी ने याद कर रखी कि बगदरी गांव नागौर से शुरू हुई थी। उसके बाद में महबूब नगर आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में तो कोई भी अगर इस प्रकार की व्यवस्था अगर देश में स्थापित की जा रही है तो उसके लिए समिति का होना जरूरी है। तो कुछ एक समितियां ही उन्होंने सलाह दी, अब हर समिति अपनी सलाह देगी, भाई इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, ये इतने स्तर इसके होने चाहिए। अब ये सरकार के लिए कोई मतलब जरूरी नहीं संविधान में इस चीजों को सभी को शामिल किया जाए, लेकिन जैसे हर समिति से कुछ कुछ बातों को शामिल करके इसको संविधान में मान्यता देगी उस, ठीक है। तो सबसे पहले जो समिति आई वो आई बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस समिति ने क्या सिफारिश दी कि एक तो पंचायती राज व्यवस्था इसको सबसे पहले संविधान में इसका क्या होना चाहिए, संविधान में इसको मान्यता वो मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी, इसको संविधान में जगह नहीं दी जाएगी, सभी राज्यों के लिए जब तक ये बाध्यकारी नहीं बनेगा तब तक है वो ये जो व्यवस्था वो अपना जो इसके जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता इन्होंने इस समिति ने क्या की कि एक तो इसको संवैधानिक मान्यता वो मिलनी चाहिए, संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। उसके बाद में इन्होंने स्तर बताया कि ये जो व्यवस्था ये त्रिस्तरीय होनी चाहिए, 3 स्टेज की ये व्यवस्था वो होनी चाहिए। अब 3 स्तर कौन कौन से हैं, सबसे नीचा ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति होगी, बाद में जिला परिषद हो गया। तो 3 स्तर वो इन्होंने बताए। तो देखो इनकी सलाह जो थी वो जो भारत सरकार है, जो संविधान में जो संशोधन हुआ उसमें इस चीज को शामिल भी किया गया। उसके बाद में है, ये इसकी डेट भी याद रखनी है, 1957 है,
1957 में। ठीक है, उसके बाद में है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता जो समिति है वो कब आई? 1977 में, यानी 20 साल बाद में आई। इन्होंने क्या कहा अशोक मेहता समिति ने कि स्तर 3 नहीं, स्तर 2 ही होने चाहिए। यानी इन्होंने बात की द्विस्तरीय की, कि ये जो व्यवस्था है वो द्विस्तरीय व्यवस्था हो होनी चाहिए। ठीक है, एक तो जिला मंडल ऊपरी ऊपर और नीचे ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था वो फिलहाल भी संविधान में उल्लेखित जरूर है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां 2 स्तर होंगे, यानी 3 स्तर करने की कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में है जीवीके राव, जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति, देखो जीवीके राव समिति ने भी अपने क्या दिए, कुछ सलाह दी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को, एक इनका प्रसिद्ध कथन आता है कि बिना जड़ की घास का, बिना जड़ की घास कहा इन्होंने, कि ये इस प्रकार का घास है जिसकी कोई जड़ ही नहीं है। करने का मतलब इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसका कोई स्थायी नहीं है। जो नींव की ईंट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये घास जरूर है लेकिन इसकी जड़ नहीं है, यानी इसको संवैधानिक मान्यता वो नहीं दी गई है। उसके बाद में ये 1985 में आती है। उसके एक साल बाद में 1986 में आती है, ये इंपोर्टेंट है बलवंत राय मेहता के बाद में, ये है एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी, इन्होंने एक तो न्याय पंचायत की बात की, न्याय पंचायत की बात की। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने भी क्या संवैधानिक मान्यता की। इसको संवैधानिक मान्यता वो मिलना बहुत जरूरी है। जब तक संविधान में इसका उल्लेख नहीं होगा, राज्य सरकारें भी इसके मतलब इसको लेकर वो जागरूक नहीं होंगी। तो इन्होंने संवैधानिक मान्यता की बात करी। ये कुछ एक समितियां हैं किसको लेकर, पंचायती राज व्यवस्था को सलाह देने के लिए कुछ एक समिति आई। बात करें जनक की तो बलवंत राय मेहता हो गए। ठीक है, उसके बाद में इससे जुड़ी हुई और भी बातें देखेंगे। परीक्षा में प्रश्न है वो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आने वाला है। सारी चीजें देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, इससे जुड़े हुए और भी फैक्ट हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप है वो दे दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या दे दिया गया? संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है, राजस्थान में लागू कब हुआ? राजस्थान की अगर अपन बात करें तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। और इसी 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस अपन मनाते हैं। ठीक है, बात करें अगर अनुसूची की तो अनुसूची कौन सी थी इससे संबंधित? 11वीं अनुसूची थी। ठीक है, भाग की बात करें तो भाग 9 अनुसूची भाग, ये जब आप संविधान पढ़ोगे उस समय सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। बात करें अगर अनुच्छेद की कि कौन से अनुच्छेद में इनको जगह दी गई, तो अनुच्छेद 243। कहां से लेकर कहां तक? ए से लेकर ओ तक। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 16 अनुच्छेद है। 16 क्या हो गए? अनुच्छेद हो गए। विषय यानी कुल विषय, विषय का मतलब क्या है कि जो ग्राम पंचायत, ये जो 3 प्रकार के जो स्तर बने हैं, इनके ये कौन कौन से कार्य ये करवा सकते हैं। ये नहीं कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया सरपंच होता है वो किसी कोई केंद्र स्तर की बात करेगा, यानी इनको 29 विषय वो दिए गए हैं। तो कुल विषय कितने हो गए? 29 विषय हो गए। उसके बाद में बात करें महिलाओं का आरक्षण कितना है? महिलाओं को आरक्षण, तो महिलाओं को जो आरक्षण है वो 1/3 है। ठीक है, ये चीजें वो सरकार के ऊपर निर्भर है। जैसे बिहार सरकार सबसे पहली सरकार बनी जिन्होंने महिलाओं को 1/2 यानी 50% महिलाएं उस राज्य के अंदर सरपंच हैं या फिर जो भी तीनों जो स्तर हैं उसमें महिलाएं हैं, वो 50% अपनी भूमिका निभाएंगी। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा।
ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है 2/3 बहुमत से, ठीक है। वो कब लाया जा सकता है? शुरुआत की 2 साल में नहीं लाया जाएगा, अंतिम 1 साल में नहीं लाया जाएगा, यानी तीसरी और चौथी साल में अविश्वास प्रस्ताव वो लाकर और इनको हटा भी सकते हैं। अगर स्थिति हो गई विघटन की तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने जरूरी हैं। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगर ये जो चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए, तो उम्र की अगर अपन बात करें तो कम से कम 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जहां उम्र 25 वर्ष होती है, तो अपन उसी 25 को यहाँ पे टिके कर देते हैं। उसके बाद में अगर SC ST के आरक्षण की बात करें तो SC और ST का जो आरक्षण है वो कोई जैसे 1/3 1/2 इस प्रकार का फिक्स नहीं है, वो है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में कि चुनाव करवाएगा कौन, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे ही तीनों स्तरों के ऊपर चुनाव होते हैं उसके बाद में अब ये 29 विषयों के ऊपर कार्य करने होते हैं, इसके लिए धन की भी जरूरत होती है। तो अनुच्छेद 280 आप संविधान में पढ़ा होगा, वित्त आयोग, ठीक है। तो एक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल द्वारा, 5 वर्ष के वित्त आयोग का गठन, ठीक है। इस तरह वो 3 स्तर हो गए, कौन कौन से हो गए? नीचे नीचे है स्तर, वो ग्राम पंचायत हो गई, यानी संरचना की बात करें तो। उसके बाद में पंचायत समिति हो गई, पंचायत समिति। उसके बाद में तीसरा है जिला परिषद, जिला परिषद। ये 3 स्तर हो गए, ठीक है। जिला परिषद का जो मुखिया होता है राजनीतिक, वो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। यहाँ पे पंचायत समिति का कौन होगा? प्रधान होगा, और यहाँ पे सरपंच होगा। इसी प्रकार संवैधानिक अगर अपन देखें तो यहाँ पे ग्राम सेवक होता है, ठीक है, जिसे वीडियो बोलते हैं, यहाँ पे वीडियो होता है, यहाँ पे CEO होता है, ठीक है। तो ये संरचना हो गई पंचायती राज व्यवस्था की। तो आज के वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जनक से लेकर कहाँ कहाँ कब से शुरुआत हुई, संवैधानिक मान्यता वो कब मिली, कौन सा भाग है, कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, कौन सी अनुसूची है, कार्यकाल है, आरक्षण है, इनसे संबंधित जो समितियां हैं जिनकी सलाह लेकर ये सारे काम वो हुए हैं, इनको जगह क्यों दी गई, सारी बातों का हमने डिस्कस किया है। इसी प्रकार से और भी राजस्थान की राजनीति से संबंधित जो फैक्ट है, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, विधानसभा हो गई, ठीक है, RPSC हो गए, जितने भी आयोग हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आपसे अनुरोध है कि अपने साथियों के साथ भी वीडियो को साझा जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।